हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए सहपकारिता और सहभोजिता। तो इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो जीव होते हैं वो पादप होते हैं, या प्रकृति में सभी प्रकार के जो यहाँ पर जीव जंतु उपस्थित है उनमें यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो है अंतक्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है। और ये जो अंतक्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है ये विभिन्न रूपों में होती है। इस वजह से यहाँ पर हमें जो है दो अंतक्रियाओं के नाम दिए गए हैं। एक हमें यहाँ पर दिया गया है सहोपकारिता, और जो दूसरी है वो हमें यहाँ पर दी है सहभोजिता। तो हम यहाँ पर देखते हैं सहोपकारिता व सहभोजिता। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो अंतक्रियाएं होती है वो दो जातियों के मध्य हो सकती है या फिर एक ही प्रकार की जाति के मध्य भी संपन्न हो सकती है। तो इसमें यहाँ पर जो दो जीव जो होते हैं सामान्य रूप से भाग लेते हैं, दो प्रजातियां यहाँ पर जो सामान्य रूप से भाग लेती। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो प्रजातियां या जातियां इसके अंतर्गत यहाँ पर सामान्य रूप से भाग लेती है। वह सहपकारिता की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो दोनों प्रजातियां जो भाग ले रही है जातियां, उन दोनों को ही यहाँ पर जो फायदा होता है। जबकि सहभोजिता की हम यहाँ पर बात करें तो भाग लेने वाली जातियों में से एक को फायदा होता है और दूसरे पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो संबंध होता है ये यहाँ पर जो है अविकल्पी प्रकार का होता है, यानी कि यहाँ पर इनका होना जो है आवश्यक प्रकार का यहाँ पर होता है। तो अविकल्पी प्रकार का संबंध होता है, इसमें यह जो है सामान्य रूप से विकल्प का इसमें कुछ होता नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर सहपकारिता व सहभोजिता के उदाहरण देखें तो सहभोजिता के अंतर्गत एक तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कठलताएं होती हैं उष्णकटिबंधीय वनों में, वो यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है। कठलताएं जो होती है सामान्य रूप से अगर यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनों में जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो इन बड़े बड़े वृक्षों में यहाँ पर जो डालियां होती है तो यहाँ पर जो जड़ें होती है कठलताओं की वो नीचे ही होती है, परंतु ये जो होती है यहाँ पर इससे लिपट करके वो ऊपर चली जाती है, जिससे कि कठलताओं को यहाँ पर जो प्रकाश प्राप्त हो सके घने जंगल में। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो अधिजंतु होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अधिजंतुओं की हम यहाँ पर बात करें तो ऐसे जंतु जो यहाँ पर बड़े जंतुओं के अंतर्गत रहते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हमारे पास में बड़ी मछली है जिसे हम शार्क कह रहे हैं, और यहाँ पर शार्क जो है उसके आसपास छोटी छोटी मछलियां होती है जिन्हें हम यहाँ पर जो है चूषक मछलियों के नाम से जानते हैं। तो ये जो चूषक मछलियां होती है ये यहाँ पर जो है शार्क से भोजन प्राप्त करती है, शार्क का छूटा हुआ भोजन यहाँ पर अंतर्ग्रहित करती है। तो ये सहभोजिता के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अधिपादप होते हैं जो अन्य पादपों पर यहाँ पर उग जाते हैं तो वो यहाँ पर जो है दूसरे पादप से पोषण प्राप्त करते हैं और पहले पादप को उससे कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। अगर सहपकारिता की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर प्रोन्यूबा मोथ होता है तो ये प्रोन्यूबा मोथ जो है ये सामान्य रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होता है शलभ होता है एक प्रकार का, और ये शलभ जो होता है यहाँ पर युक्का पादप पर पाया जाता है और युक्का पादप का यहाँ पर जो है परागणकारी के रूप में कार्य करता है और यहाँ पर प्रोन्यूबा मोथ को जो है पोषण प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो ऑर्किड होता है, ऑर्किड जो पादप होता है इसमें यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के भ्रमर होते हैं, इसकी अगर बात करें तो ये जो आकर के इसके फल पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो है फल में अंडे दे देते हैं, और इसके अतिरिक्त ऑर्किड पादप का यहाँ पर परागणकारी के रूप में कार्य संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इन दोनों के मध्य अंतर। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।